चलिए शुरू करते हैं अपन। अपना जो संज्ञानवाद है वो यहां से शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद में नंबर 1 पर है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इनसाइट थ्योरी। क्या बोला जाता है? इनसाइट थ्योरी। तो इनसाइट थ्योरी को आज अपन वन बाय वन इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे लाडलो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या अंतर्दृष्टि ऑब्लिक सूझ का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था वोल्फगंग फॉलर ने। किसने दिया था? वोल्फगंग फॉलर। वोल्फगंग फॉलर कहाँ के थे, क्या मामला था, कब पैदा हुए, कब मरे, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वोल्फगंग फॉलर का जो जन्म हुआ था वो 1887 ईस्वी में एस्टोनिया में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में 1967 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जाके वहां पे फिनिश हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर लाडलो ये 80 साल जिए, खूब जिए लाडलो, जीने में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। ठीक है, अब ये क्या थे, इनका पैसा क्या था? तो लाडलो ये पैसे से एक सैन्य अधिकारी थे, आर्मी में एक ऑफिसर थे। पहले इनकी बातें ध्यान से सुनो लाडलो आप। ठीक है, तो ये पैसे से, इनका पैसा क्या था? पैसा ये एक सैन्य अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी। अब चूंकि ये संज्ञानवाद के पक्षधर है, ठीक है, संज्ञानवाद है, संज्ञानवाद वाले सारे बुद्धि पर जोर देते हैं, तो इनको प्रयोग करने के लिए भी एक ऐसा जानवर चाहिए था जिसमें थोड़ी बहुत क्या हो, बुद्धि हो। तो इनको ढूंढते 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 लाडलो क्या मिला? चिंपैंजी मिला। क्या मिला? चिंपैंजी। चिंपैंजी नॉर्मल बंदर जैसा बंदर नहीं होता है लाडलो, थोड़ा डिफरेंट होता है। चिंपैंजी देखा हुआ है ना आपका, वैसा होता है। ठीक है ना। और उस चिंपैंजी का नाम था लाडलो सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। सुल्तान के साथ इन्होंने प्रयोग किए थे, वो किए थे कैनेडी द्वीप पर। कहां पे किए थे? कैनेडी द्वीप पर। अब क्या प्रयोग किए, कैसे प्रयोग किए लाडलो? बड़े बड़े अजीबोगरीब प्रयोग किए। कैसे प्रयोग किए? इन्होंने 2 बार प्रयोग किए। पहले बात, कितनी बार किया? 2 बार प्रयोग की। 2 बार प्रयोग इस प्रकार से किए, इन्होंने कहा, इनको दर्शाना क्या था? इनको दर्शाना था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में बुद्धि भी होती, ये इनको सिद्ध करना। इन्होंने क्या किया लाडलो, ऐसे एक बक्सा लिया, ऐसे बड़ा सा बॉक्स लिया, इस बॉक्स में डाला लाडलो चिंपैंजी को। चिंपैंजी को डाल दिया, ये चिंपैंजी था। ठीक है, अब इधर क्या हुआ लाडलो, इधर ऊपर केले लटका दिए। इधर ऊपर क्या लटका दिए? केले। केले लटका दिए। अब लाडलो चिंपैंजी की हाइट थी कम, केले क्या थे? ऊपर। चिंपैंजी को ये केले मिल नहीं गए। फर्स्ट बार प्रयोग किया, तब क्या किया इन्होंने? फर्स्ट बार प्रयोग किया तो इसके अंदर 2 बॉक्स रख दी। क्या रख दिए? 2 बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स। ये बॉक्स रख दी। अब चिंपैंजी आए भाई साहब, पहले तो ऐसे ही इधर उधर उछल कूद की, फिर थोड़ी देर बैठे, भूख तो चूंकि लगी रही थी, फिर थोड़ा दिमाग लगाया, इस बॉक्स के ऊपर चढ़ के फिर जंप किया, नहीं पकड़ में आया, फिर इधर से इधर जंप करके इधर ट्राई किया तो भी नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, ये दूसरे वाला बॉक्स भी इसके क्या रखा? ऊपर रखा। फिर इससे इस पे चढ़े, इससे इस पे चढ़े, फिर जंप लगाया और केले प्राप्त कर। तो इन्होंने कहा कि देखो, उद्दीपक भी सामने है, अनुक्रिया भी कर रहा है, लेकिन खाणो हाथ में कोनी है। जब बुद्धि लगाई, बुद्धि को प्रयोग करियो, जनो कर तक पहुंचो बुद्धि। तो इसका मतलब लर्निंग में सूझ का भी क्या रहता है? रोल रहता है। सूझ बोले तो बुद्धि, सूझबूझ। फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर इन्होंने बॉक्स हटा दिए, ये बक्से हटा दिए लकड़ी वाले, सेम ऐसे बक्सा लिया, ऊपर ऐसे केले लटकाए लाडलो, और इधर डाला चिंपैंजी भाई साहब को अंदर डाला। और इस बार क्या किया, इस चिंपैंजी के पास में 2 लकड़ियां रख दी। ऐसे एक लकड़ी रख दी, एक लकड़ी यहाँ रख दी। ये लकड़ियां ऐसी थी कि इनको पास में लाते ही अटैच हो जाती, ऐसे जुड़ जाती। तो चिंपैंजी ने पहले ऐसे ही उछल कूद की, उसके बाद में लकड़ी ली हाथ में और ऐसे मारने लगा तो भी नहीं पहुंचा। फिर इसने ये लकड़ी ली, इससे मारा तो भी नहीं पहुंचा। फिर इन दोनों को इसने पास पास लाया तो ये जुड़ गई, और इसने क्या किया, ऊपर से केले उतारे और खा ली। तो बोला कि देखो, उद्दीपक भी है, अनुक्रिया भी है, लेकिन सूझ का क्या है इसमें रोल। बात आई कि नहीं आई समझ? ऐसे लाडलो इन्होंने प्रयोग किए। अब देखो, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी लाडलो, उस पुस्तक का नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी।
अब देखो ये कैनेडी द्वीप पर गए। अब कैनेडी द्वीप पर प्रयोग करने तो गए नहीं थे लाडलो, ड्यूटी पर थे, अपनी ड्यूटी पर थे, सैन्य अधिकारी थे, आर्मी ऑफिसर, तो कैनेडी द्वीप पर ये नौकरी करते थे यहाँ, तो गए यहाँ पे। तो ये यहाँ पर एज ए गेस्ट ही गए थे लाडलो, ये समझ लो, क्योंकि कुछ ही दिनों के मेहमान थे, फिर आर्मी का बेस कहीं और लग जाएगा तो ड्यूटी कहीं और आ जाएगी। तो ऐसे समझो गेस्ट थे, तो इन्होंने यहाँ पर गेस्टाल्ट क्या लिख दी, साइकोलॉजी पर तो रिसर्च ही कर रहे थे, तो कौन सी बुक लिख दी, गेस्टाल्ट। अब इनके सिद्धांत की उपयोगिता हो जाएगी कि इसमें सूझ को महत्व दिया, अधिगम अकस्मात नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसी चीजें इसमें आ जाएगी। तो लगाइए अंतर्दृष्टि ऑब्लिक सूझ का सिद्धांत, वोल्फगंग कॉलर, ठीक है, वोल्फगंग कॉलर। इनके सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है, इंग्लिश इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी। लिखो, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। देखो कैसे लिखोगे, अंतर्दृष्टि ऑब्लिक सूझ का सिद्धांत, उसके बाद इनसाइट थ्योरी, वोल्फगंग कॉलर, फिर नीचे लिखना जन्म, और फिर लिखना आगे 1887 एस्टोनिया, फिर लिखना मृत्यु, मृत्यु लिख कर आगे लिखना 1967 संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में लिखना पेशा सैन्य अधिकारी, पेशा सैन्य अधिकारी तक लिखने के बाद रुक जाना एक बार। क्या है? ये तो पता नहीं कहाँ, एस्टोनिया जरूर है, यूरोप में होगा वो। पेशा सैन्य अधिकारी। अब इसके नीचे एक लाइन लगा के लिखो, रुके, लिखो वोल्फगंग कोहलर ने, अच्छा चलो लिखो, अच्छा अच्छा लिखो। चलो लिखिए, वोल्फगंग कोहलर ने कैनेडी द्वीप पर, कैनेडी द्वीप पर रहते हुए सुल्तान नामक चिंपेजी पर, सुल्तान नामक चिंपेजी पर प्रयोग किया, सुल्तान नामक चिंपेजी पर प्रयोग किया, साथ ही साथ ही 1928-29 में, 1928-29 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी,
गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। कैनेडी द्वीप पर रहते हुए ये रही 1928-29 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक क्या लिखी? पुस्तक लिखी। लिख दिया। अब लगाना उपनाम। उपनाम करके संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत एंड इनसाइट थ्योरी, ये नाम लिख लो। जय श्री राम। देखो इनसाइट थ्योरी वगैरह ये सारा लिख। लिख दिया। अगला लगाओ हेडिंग प्रयोग। हेडिंग में लिखो प्रयोग। प्रयोग में लिखना वोल्फगंग कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुल्तान, इसका जो नाम है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। इन्होंने 2 बार प्रयोग किया। इन्होंने कितनी बार प्रयोग किया? 2 बार प्रयोग किया। 2 बार प्रयोग किया। प्रथम बार 2 लकड़ी के बॉक्स का प्रयोग किया गया। प्रथम बार 2 लकड़ी के बॉक्स का प्रयोग किया गया तथा दूसरी बार, प्रथम बार तो क्या थे? लकड़ी के 2 बॉक्स तथा दूसरी बार 2 छड़ियों का प्रयोग किया गया। तथा दूसरी बार 2 छड़ियों का प्रयोग किया गया। अब ये दोनों चित्र बनाने हैं। इस पर ऐसे लिखना फर्स्ट बार, इस पर लिखना इधर सेकंड बार। ये क्या लाड लो? छड़ियां हैं। ये क्या है आपके? लकड़ी के बॉक्स। ये आपका कौन है? सुल्तान। ये क्या है? केले। इधर भी ये केले। ये सुल्तान भाई साहब। बोतल दीजिए भगवती। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक? कहां से नहीं समझ आए अभी मैं वापस रिपीट भी मारूंगा ऐसे तो। चलिए देखो लाडलो, टाइम का कितना महत्व होता है। अपन आए तो अपना टाइम खराब हो गया कितना, 14 मिनट, है ना। अभी क्लास स्टार्ट किए हुए 10 मिनट हुए सिर्फ। अपन 10 मिनट में कितना पढ़ लिए? सोचो अपन 15 मिनट जो खराब किए उसमें अपन ने कितना पढ़ सकते थे। चलिए आगे बढ़े। क्या सुल्तान बना रहे हो? अब अगला आता है लाडलो निष्कर्ष बिंदु, कि इस सिद्धांत से क्या क्या निष्कर्ष निकले। ये प्रयोग किया, इससे क्या निष्कर्ष निकले?
अभी आप खुद बोलोगे कि हाँ ये सही बात है, ये निष्कर्ष निकला, हाँ ये भी सही बात है, ये भी निष्कर्ष निकला। नंबर एक चीज, सुल्तान के जो सूझ पैदा हुई वो कोई धीरे धीरे ऐसे दिमाग में थोड़ी आया कि बॉक्स पर चढ़ना है, केले तोड़ने हैं या फिर छड़ी का प्रयोग करना है। सूझ क्या होती है? अचानक पैदा होती है। तो एक निष्कर्ष ये निकला इसमें कि सूझ अचानक पैदा होती है। नंबर एक पॉइंट, सूझ अचानक पैदा होती है। ठीक है, अगला, अब इसने केले प्राप्त करना सीख लिया, तो इसमें सिर्फ उद्दीपक अनुक्रिया थोड़ी थी, इसमें क्या था? दिमाग का भी रोल था, संज्ञान का, बुद्धि का, सूझ का भी क्या था? रोल था। तो मतलब सीखने की प्रकृति क्या होती है? संज्ञानात्मक होती है। तो ये भी इसमें आएगा, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। ठीक, अब संज्ञान की बात आ गई तो व्यवहारवादी बोलते थे कि अधिगम यंत्रवत होता है, जबकि ये क्या बोलते थे कि अधिगम यंत्रवत नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट इसमें यह भी निकल के आया कि सीखना ये नहीं है कि बार बार किया तब वो सीखता गया, नहीं। इसने कहा उसमें सूझ पैदा हुई और सूझ से उसने केले प्राप्त कर ली। तो मतलब अधिगम यंत्रवत नहीं होता। अधिगम क्या होता है? अचानक ही होता है। अधिगम यंत्रवत नहीं होता। अधिगम यंत्रवत नहीं होता है। अब ये जो सूझ उत्पन्न हुई और इससे इसने जो भी सीखा, अब ये इसके दिमाग में स्टेबल रहेगा हमेशा हमेशा के लिए कि केले इस प्रकार से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मतलब सूझ से प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। सूझ से प्राप्त ज्ञान स्थायी हो स्थायी होता है। नंबर पॉइंट 5, इसने संवेदना संवेदना प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण सूझ तथा बुद्धि को महत्व दिया। इस सिद्धांत में इन चीजों को महत्व दिया गया है, तथा बुद्धि को महत्व दिया। अतः इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए, ये पॉइंट आगे, अब अपन सभी चीजों को समझेंगे। पहले इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग, यह भी अपने को जानना जरूरी है। इसके शैक्षिक निहितार्थ सभी लोग लिख रहे हैं, तब तक आप एक एक चीज को समझो। नंबर एक चीज, पहले यार इसका कलर चेंज, ठीक है। देखिए, नंबर एक, सूझ अचानक पैदा होती है। चिंपैंजी था, उसको अचानक से ही तो पता चला कि अपन बॉक्स पर चढ़ के भी फल प्राप्त कर सकते हैं। सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अर्थात बंदर ने केवल उछल कूद करके ही नॉलेज को प्राप्त नहीं किया है कि केले कैसे प्राप्त करने। उसमें उसे क्या हुआ? संज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, मतलब बुद्धि का भी उसमें क्या था? रोल था। अधिगम यंत्रवत नहीं होता है। ये नहीं कि उसने सिर्फ उछल उछल कर ही केले प्राप्त करना सीख के हैं, ये अधिगम यंत्रवत नहीं होता। अधिगम क्या होता है? अचानक होता है। वैसे भी अधिगम यंत्रवत होता है, ये लाइन किसकी है? ये व्यवहारवादियों की। जबकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञान। सूझ से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि अब उसने खुद ने विषम परिस्थितियों में खुद की सूझबूझ से कोई चीज सीखी है, तो वो हमेशा ही क्या होगी? स्थायी होगी। आप खुद भी देख लो, यदि आप किसी कठिन परिस्थितियों से गिर जाते हो और उसके बाद अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हुए यदि उस कठिनाई से आप बाहर निकल जाते हो, तो आपको भविष्य में लंबे समय तक वो चीज क्या रहती है? याद रहती। तो सूझ से प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी। नंबर 5, प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? नाम, पहचान, व्याख्या। सोचो, यदि बंदर को बक्से का ज्ञान ही नहीं होता कि ये बक्सा होता है, इसके ऊपर चढ़ा जा सकता है, ठीक है, इसको इधर खींच सकते हैं, ठीक है, तो या फिर उसको बक्से को लेकर सूझ ही पैदा नहीं होती
और केले, बक्से, इन सब चीजों के लिए उसके दिमाग में कोई ज्ञान नहीं होता, उसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती, तो क्या ये चीज सारी संभव हो पाती? नहीं हो पाती। तो समग्र समस्या के द्वारा ही ज्ञान का क्या हुआ है, ज्ञान है उसको प्राप्त हुआ है। यदि मान लो केले नहीं होते तो वो बक्से पर क्यों चढ़ता? यदि बक्सा नहीं होता तो केले तक कैसे पहुंचता? केला होता, बक्सा भी होता, लेकिन उसको भूख नहीं होती तो कोई मतलब ही नहीं था। भूख होती, बक्सा होता, केला होता, लेकिन उसके सूझ पैदा नहीं होती, उसमें बुद्धि नहीं होती, तो भी कुछ नहीं होता। मतलब समग्र समस्या के द्वारा क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अब इससे अपने को क्या सीखने को मिला? अपन शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रयोग कर सकते हैं? इसको बोलते हैं शैक्षिक निहितार्थ, मतलब शिक्षा में प्रयोग। चलो सिंपल लैंग्वेज में लिख लो आप, शिक्षा में प्रयोग। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग है? एजुकेशन इंडस्ट्री में हम इससे क्या कर सकते हैं? नंबर एक चीज, बच्चों में जो रटने की प्रवृत्ति होती है उसका यह सिद्धांत क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो नंबर एक पॉइंट, बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता। ठीक है, बालकों को समझाने पर अधिक बल दिया जाता है। बालकों को समझाने पर अधिक बल दिया जाता है। यह कहता है कि बालकों के समक्ष कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करो ताकि उनके अंदर क्या निर्माण हो? सूझ का निर्माण हो सके। बालकों के सामने कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की जाए, कठिन परिस्थितियां प्रस्तुत की जाए ताकि सूझ का निर्माण हो सके, ताकि सूझ का निर्माण हो सके। ये सारा इसी सिद्धांत से तो निकल के आया। ये सूझ का निर्माण करने पर बल देता है, बोलता है बालकों को रटाओ मत, उनको क्या करो? समझाओ। ये इसकी चीजें थी। अब अपन बात करेंगे कि इस सिद्धांत में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में अपन एक एक करके क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। स्लाइड, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, कहां कहां से बनेगा, वो क्वेश्चन देखते जाओ। नंबर एक चीज, अंतर्दृष्टि ऑब्लिक सूझ का सिद्धांत ऑब्लिक गेस्टाल्ट सिद्धांत ऑब्लिक संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत ऑब्लिक इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? वोल्फगंग कोहलर के द्वारा। तो नंबर एक चीज, ये वोल्फगंग कोहलर है, वो आपका क्या हो जाएगा यहां पर? क्वेश्चन नंबर एक, कोहलर है। ठीक है ना, वोल्फगंग कोहलर नाम है इसका। ठीक है, वोल्फगंग कोहलर, ये क्वेश्चन नंबर एक बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये एस्टोनिया में पैदा हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका की, इसने बाद में नागरिकता ले ली थी, इसलिए वोल्फगंग कोहलर है, वो भी एक अमेरिकी विद्वान है। साइड में लिख लेना, अमेरिकी विद्वान। ये आपका क्वेश्चन नंबर दो। ठीक है, सुल्तान जो ये अपना था चिंपेजी था, जिस चिंपेजी पर इन्होंने प्रयोग किया उस चिंपेजी का नाम क्या था? तो सुल्तान नाम था। क्वेश्चन नंबर तीन, सुल्तान नामक इसको चिंपेजी को वन मानुस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन मानुस। तो चिंपेजी का आगे कोष्टक में लिख देना वन मानुस। सुल्तान नामक चिंपेजी अर्थात वन मानुस पर जो प्रयोग है वो कहां पर किया गया? कैनेडी द्वीप पर। तो नंबर चार। नंबर पांच, गेस्टार्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 1928-29 में वोल्फगंग कोहलर के द्वारा लिखी गई। वोल्फगंग कोहलर पेशे से क्या थे? सैन्य अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर छह। समझ में आई बात? और ऐसे तो छोटे छोटे खूब क्वेश्चन बनते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? गेस्टार्ट सिद्धांत किसने दिया? वगैरह वगैरह। अगला, सुल कितनी बार प्रयोग किया गया? दो बार। तो क्वेश्चन नंबर सात यहां से आता है।
ठीक है। अगला, बाकी तो ये छोटे छोटे पॉइंट है सत्य कथन में पूछा जा सकता है कि सूझ क्या होती है, अचानक पैदा होती है, सीखने की प्रकृति कैसी होती है, संज्ञानात्मक होती है, अधिगम यंत्रवत नहीं होता है, सूझ से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, संवेदना प्रत्यक्षीकरण सूझ तथा बुद्धि को इसने क्या दिया था, महत्व दिया था। तो ऐसे आ जाएगा कि वोल्फगंग कोहलर ने अपने सिद्धांत में किसको महत्व दिया, नंबर एक संवेदना को, प्रत्यक्षीकरण को, सूझ को और बुद्धि को। तो इसको इंपोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर, ठीक है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना है। चलिए, यहां तक हो गया, ये सीधा याद रह जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना। चलिए, अगला, ये एक सिद्धांत आपका कंप्लीट। अगला लगाओ, तलरूप ऑब्लिक क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। क्षेत्रीय अधिगम का, क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, सिद्धांत कंप्लीट हो थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो। कभी कोई बुक, कोई इंपोर्टेंट डाटा, इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन मिले तो इसके नीचे ऐड करेंगे। क्षेत्रीय अधिगम का जो सिद्धांत है, इसको अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये कुर्ट लेविन ने दिया था। किसने दिया था? कुर्ट लेविन, ठीक है ना। ये मूलतः जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी मनोवैज्ञानिक, जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में ज्यादा डेट ऑफ बर्थ और कब गए कब आए याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। पेशा इनका बता देता हूं, ये मैथमेटिशियन थे। ये क्या थे? गणितज्ञ, एक मैथमेटिशियन थे। एक डाटा रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि 2002 में एक सूची आई थी, उसके अनुसार ये इनकी पूरे वर्ल्ड में 18वीं रैंक थी। 2002 के आंकड़ों के अनुसार 18वें नंबर के मनोवैज्ञानिक, आंकड़ों के अनुसार 18वें नंबर के मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो बताया वो बता, इन्होंने कहा कि व्यक्ति है वो दो चीजों से घिरा हुआ रहता है। इन्होंने क्षेत्र के बारे में कहा, इन्होंने कहा कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति दो क्षेत्रों से घिरा रहता है, जिसको इन्होंने नाम दिया जीवन देश। इन्होंने कहा कोई भी आदमी दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो वो दो चीजों से घिरा हुआ खुद को पाता है। नंबर एक चीज, सामाजिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सामाजिक क्षेत्र। इनसे पूछा गया भाई कि लर्निंग कैसे होती है, आप भी बताओ भाई, अपन अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि भाई लर्निंग कैसे होती है। तो इन्होंने कहा आदमी दो क्षेत्रों से घिरा हुआ रहता है, एक सामाजिक क्षेत्र। इनसे पूछा गया कि आप सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत किस किस को रखना पसंद करोगे। तो इन्होंने कहा कि देखो, सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत है यार, कि घर है, परिवार है, ठीक है, समाज है, मित्र मंडली है, ठीक है, मित्र मंडली है, और आसपास का सारा वातावरण है। आ गया सामाजिक क्षेत्र। इन्होंने कहा एक सामाजिक क्षेत्र होता है और एक होता है मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। एक क्या होता है? मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। इन्होंने कहा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में क्या था, बोले कि आदमी के खुद के संवेग होते हैं। संवेग लाडलो जानते हो ना, संवेग क्या होते हैं? जैसे आपको अचानक से क्रोध आ रहा है, आपके इमोशंस से, तो छोटे रहते हैं ना, तब क्या होते हैं, संवेग है वो बहुत ही कमजोर होते हैं। और जब आप बड़े होते हैं तो संवेगों में क्या आती है? परिपक्वता। जैसे आप छोटे थे तो अब आपके संवेग इतने, आप बात बात पे रो देते थे। समझ आई बात? अब के यूं लगता है कि सर हम तो अभी भी रो देते।
तो कईयों का क्या होता है, समय अमेच्योर हो जाता है तो उनका चाइल्डिश नेचर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियों का चाइल्डिश नेचर होता है, वो बड़े होते हैं तो भी बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते। समय को में क्या नहीं आई, परिपक्वता। तो आप पहले छोटे थे तो बात बात पे रो देते थे, अब नहीं रोते हो, तो इसका मतलब आपके समय को में क्या आ गई, परिपक्वता। अभी और आना बाकी है लाड। अभी जैसे आपके मम्मी आपको कुछ बोलते हैं, आप मम्मी पे चिल्ला देते हो, ठीक है, आप गुस्सा हो जाते हो। थोड़ी देर बाद में आपको फील होता है कि लाडलो बोलना नहीं चाहिए यार, इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी, इतना हम गुस्सा कर बैठे, ठीक है। फिर आपको रिग्रेट फील होता है, लेकिन आपका ईगो आड़े आता है, इसलिए आप वापस शो अप नहीं करते हो कि मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। आप थोड़ा बहुत टाल मटोल करके 2-3 घंटे वापस एडजस्ट हो जाते हो। तो ये क्या है, ये संवेगों की क्या है, कमजोरी। समझ में आई बात। बताया जाता है कि किशोर अवस्था में प्रेम भावना भयंकर रूप से रहती है, क्यों, क्योंकि उनके संवेग वैसे ही रहते हैं। अभी लाड लोग फुल मेच्योर आदमी हो गया, उसको प्रेम, उसको लाख टक्का प्रेम नहीं हो सकता लाड, उसको सिर्फ पैसे से ही प्रेम हो। क्यों, क्योंकि बाद में वो कैसे सोचता है, बाद में वो प्रैक्टिकली सोचता है। समझ में आई बात। पहले आदमी इतना प्रैक्टिकल नहीं सोचता, वो संवेगों में चला जाता है, लाडलो बह जाता है भावनाओं में। लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि यार एटलीस्ट बात आके तो पैसों पे अटक जाती, तो फिर उसको किसे प्रेम रहता है, सिर्फ पैसों से ही रहता है। समझ में आई ना बात। इसीलिए आपको पता चला कि पहले के जो बाल विवाह होते थे, उसको अमेरिका की एक रिसर्च जो रिपोर्ट थी, डाटा रिपोर्ट, उसने सही ठहराया बाल विवाह। उसने कहा इसमें चाहे लाख बुराइयां हैं फिर भी ये ठीक है। और एक अपने अभी 18 और 21 है ना एज, तो एक रिपोर्ट कह रही है कि इसको 21 और 24 कर दो, बोले ना, ऐसा नहीं कर। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, कि बोले कि यदि शादी करते हैं तो बच्चा हो सकता है 2-4 साल, बच्चा क्या सॉरी, बड़ा जो लड़का होता है या लड़की होती है वो 2-4 साल बाद दूसरा हस्बैंड या दूसरे वाइफ की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है वो अब कभी भी जिंदगी में दूसरी माँ की डिमांड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जब उसके समय क्या थे, लाडलो कोमल थे, एकदम कच्चे थे, तब वो अपनी माँ से क्या हुआ, अटैच हुआ। समझ में आई बात। तो उनका जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रांग है लाडलो। अभी बोले वो 20 साल तक तो कॉलेज पढ़ के आता है, फिर बोलता है 5 साल तक मैं एमएससी वगैरह करूंगा, फिर 5 साल वो अपना करियर बनाता है, अब वो 30 साल का हो गया, अब उसकी शादी करते लाडलो, समय पहले से फुल परिपक्व है, इधर कोई अटैचमेंट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। समझ में आई बात। और आई कि नहीं आई। तो फिर उनके क्या होते हैं, डिवोर्स, डिवोर्स होता है वो ज्यादा। कभी ऐसे सुना क्या कि अपने दादाजी के टाइम फलान जी के उनके डिवोर्स हुआ। दादाजी लट भी धर देते थे तो थोड़ी देर में वापस रेडी हो जाती थी। अभी तो, अभी तो कोई घुमाने नहीं ले गया तो दूसरे दिन तलाक हो जाएगा लड़। समझ में आई बात। कभी आप कोर्ट में जाकर के वो डिवोर्स वाली फाइल देखना, आपको ऐसे लगेगा जितनी शादियां हो नहीं रही उतनी तो टूट रही। समझ में आई है। आज कोई डिवोर्स की फाइल लगाता है ना तो लाड लो 6 महीने के बाद में डिवोर्स मिलता है। इतना वेटिंग चल रहा है कि पहले इन इनका हो जाए फिर आपका नंबर आएगा। तो समझ में आए क्या, समय समझ में आ गया ना क्या चीज है। इसलिए अब ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना। चलो आगे समय, आगे बढ़। यदि आपको ये नहीं समझ में आया ना कि क्या ध्यान रखना, तो बिल्कुल कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ये जिनको समझ में आया ना उनको ही ध्यान रखने की जरूरत, समय। और उसके बाद में क्या थी, जैसे मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, एक देखो लाडलो, समय और मूल प्रवृत्ति के अंदर मुझे एक और चीज याद है आपको बताओ, कि यदि यदि कोई आदमी का कोई मूल नेचर है, ठीक है, यदि वो आपके सामने उस नेचर को शो ना करे, तो ध्यान रखना समय काल परिस्थिति, इन तीन के अंदर यदि कोई सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसका वैसा नेचर आपके प्रति भी हो सकता है। समझ आई क्या बात, नहीं समझ आई। जैसे किसी इंसान की मूल प्रवृत्ति है धोखेबाज, या फिर बहुत ही ज्यादा एंग्री नेचर का है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है ऐसे, लेकिन आपसे लाड लो मीठी मीठी बातें करता है, मुझे तुझ पे तो यार गुस्सा आता ही नहीं, क्या बात करते हो, मुझे तो कभी आया ही नहीं है। तो ध्यान रखना, समय काल और परिस्थिति के अनुसार वैसे लक्षण आपके प्रति कभी भी प्रकट हो सकते। ये साइकोलॉजी कहती, मैं नहीं। आप मुझे लगता है महीने भर साइकोलॉजी पढ़ो, आपका विश्वास उठ जाएगा कि है ना।
ये बात बिल्कुल सही। एक देखो मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया था एक बार क्लास में, ये बताया ना आपकी क्लास में, ये ए बी सी वाला बताया नहीं बताया? ये सुस्मित आप बहुत पहले से हो, आपको नहीं पता? देखो इधर एफ है लाड लो, इधर जी है, ये बताया ना? बताया ना? मोना को याद है, उनको याद ही नहीं। चलो ये मैंने बताया, इसमें ऐसा है लाड लो कि एफ है वो ए के प्रति अच्छा है, एफ बी के प्रति भी अच्छा है, एफ सी के प्रति भी बहुत अच्छा है, बताया ना? एफ डी के प्रति भी अच्छा है और एफ ई के प्रति भी अच्छा है। समझ आई बात? जी है, जी एक ए के प्रति अच्छा नहीं है, बी के प्रति भी अच्छा नहीं है, सी के नहीं है, डी के नहीं है और ई के प्रति अच्छा है लाड लो। अब बताओ ई को कौन अच्छा लगेगा? ई को जी अच्छा लगेगा लाड लो, क्योंकि इसको लगेगा कि ये जी मेरे लिए स्पेशल है, ये देख इसके प्रति भी अच्छा नहीं, इसके प्रति इसके प्रति इसके प्रति नहीं है, ये मेरे प्रति अच्छा है। तो ई को अच्छा कौन लगेगा? और ई के लिए अच्छा कौन है? एफ है। एफ अच्छा क्यों है? क्योंकि एफ एक्चुअल में अच्छा है, इसलिए ये इसके 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 जो अच्छा होता है वो सबके लिए क्या होता है? अच्छा होता है। लेकिन ई को अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या स्पेशल है, ये उसके प्रति ऐसा है, इसके प्रति ऐसा है और ऐसा ही मेरे है, ठीक है। लेकिन इसको क्या अच्छा लगेगा? जी। अब जी इसके लिए अच्छा नहीं, इसके लिए अच्छा नहीं, इसके लिए अच्छा नहीं, तो समय काल परिस्थिति के अनुसार इसके लिए अच्छा नहीं। लाड लो कंसेप्ट समझ में आएगा? चलो आगे बढ़ो। संवेग मूल प्रवृत्ति भगवती समझ में आया? आ गया संवेग मूल प्रवृत्ति, ठीक है। और ऐसी ही और सारी होती है, जैसे योग्यता, आपकी खुद की योग्यता, मेंटल मेंटल एबिलिटी और आपकी जो फिजिकल एबिलिटी है, शारीरिक योग्यता, सब कुछ। तो इसमें बताया लाड लो इसने कि ये क्या है, ये तो आंतरिक क्षेत्र है, इंसान का खुद का है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है, मतलब आंतरिक क्षेत्र है। और जबकि लाड लो ये क्या है आपका? ये आपका बाह्य क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? बाह्य क्षेत्र है। अब एक चीज देखना, अब इसने कहा कि ये जब पैदा हुआ इधर आया तो इसने इधर भी क्या शुरू की? अंत्य क्रिया शुरू की, अंत्य क्रिया। और इधर भी इसकी क्या हो रही है? अंत्य क्रिया। अब इन दोनों का भी रोल है। अब जैसे आप समाज में गए तो आप अपने संवेग, आपकी बुद्धि, योग्यता के अनुसार ही समाज के साथ इंटरेक्ट करोगे, मित्र मंडली के साथ इंटरेक्ट करोगे। ऐसे बर्स बहुत ही खतरनाक तरीके से क्या चलता है? इंटरेक्शन चलता है। आप समाज में गए, आप कहीं पर कोई चीज देखते हो, उससे आपके संवेग क्या होते हैं लाड लो? प्रभावित होते हैं। कहीं पर बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है, मार काट चल रही है, उसको देखा, आपको देखने में नहीं आया, आप वापस आ गए, घर आ गए, घर आके टीवी ऑन किया, वहां पे और लड़ाई हो रही है लाड लो, ठीक है। इधर देखा, तभी बाहर गए, बाहर कोई गायों का इलाज कर रहा था। तो ऐसे जैसे रील में होता है ना लाड लो, जैसे आप रील देखते हो, तो रील में क्या होता है? आपके जो संवेग होते हैं ना वो ऊपर नीचे होते हैं। पहले अटैक से एक आई, उसमें बुरी तरीके से मारा है, तभी दूसरी आई, दूसरे में कि क्या कभी अंबर से बादल बरसता है, तो लाडलो फिर करुणा जागी आपके अंदर, फिर आपने अगला निकाला, तब उसमें नफरत आ गया, अगले में प्रेम आ गया। तो इससे आपके समय क्या होते हैं? जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। ऐसे ही वो क्या करता है, कभी घर में देखता, कभी परिवार में देखता, समाज में, मित्र मंडली, इधर उसकी मूल प्रवृत्ति, उसकी योग्यताओं के अनुसार वो समाज में अपना क्या प्रकट करता है? नेचर। ऐसे नेचर बनता है। समझ में आए? तो बी इज इक्वल टू एफ पी इंटू ई, ये सूत्र है वो आगे बताऊंगा। इसमें बी का मतलब है बिहेवियर, एफ का मतलब है फैक्टर, कारक, पी का मतलब है पर्सनल, व्यक्तिगत जो चीजें होती है, ई का होता है इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो जब आप अपने समाज में और आपका जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होता है अंदर का, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो उसी के अनुसार आपका व्यवहार क्या होता है? डेवलप होता है। समझ में आई बात? अब जिनके समय कमजोर होते हैं, खुद का अंदर का जो सेल्फ है वो कमजोर होता है, वो बाहर जाते हैं, उनको बाहर की क्या लग जाती है? हवा लग जाती है। कहते नहीं, इन बाहर की हवा लगी, क्योंकि खुद को मान लो कमजोर हो, खुद को जो कोई इकोसिस्टम हो वो मजबूत हो ही इन पूछियो कुर्त लेविन ने क्यों क्या सीखे कि देखो सा, जीवन देश व्याग्र, जीवन देश मतलब एक आंतरिक व्याग्र, आदमी को खुद की योग्यता, संवेग और एक बार रियाग्र, इन दोनों को इंटरेक्शन हुए ना, इमी आदमी का व्याग्र सीखा, या ना आदमी ना दिगम, वो आपकी एक नई थ्योरी दी। लेकिन अभी संज्ञानात्मक के अंतर्गत क्यों आई? क्यों? क्योंकि वो खाली आ कौन है कि समाज में देख रही है और इंटरेक्शन कर रही है, ईमान बीच में कहीं है? बुद्धि है, खुद की योग्यता और मूल प्रवृत्ति संवेग, इम सगळो संज्ञानात्मक क्षेत्र आएगो, खोपड़ी वालों मामलो सगळो आएगो, देखो अनले साइड ई खातर वो सिद्धांत है जो किम आएगो? संज्ञानात्मक। बोलो बात समझ में आई?
समझ में आ गई लाडलो। अब एक दो चीज छोटी छोटी और बता देता हूँ संवेगों से जुड़ी हुई। संवेग में एक चीज आप बताता हूँ, जैसे आपने एक चीज नोट किया, आजकल आपने देखा होगा कि जो जनरेशन है उसको जैसे शादियों में प्रोग्राम में ऐसे अटेंड करना कम कम अच्छा लगता है। आपको इतना शौक थोड़ी है कि शादी हुई तो आप ऐसे उछल के पड़ोगे ऐसे। आपको याद है कि जब आप बहुत छोटे थे उस समय आपको बहुत ज्यादा ऐसे शौक था, है कि नहीं? और आप अपने बड़े बुजुर्गों से घर परिवार में जो उनसे पूछना कि बुआ जी की शादी है तो एक महीने पहले से ही ऐसे उनको वो नशा चढ़ जाता था कि अब शादी है और वो शादी को भरपूर एंजॉय करते हैं। समझ में आई बात? अभी आप शादी में जाते हो तो आपका टारगेट क्या रहता है कि कितनी जल्दी यहां से वापस घर चले, रहता है कि नहीं रहता है? वहां पे कुछ आप देखते हो इधर उधर का तो आपको कुछ खास लगता है क्या? आपको खास क्यों नहीं लगता लाडलो? आपके संवेगों की वजह से नहीं लगता। अब आपका ध्यान इतना ऐसे हो चुका है कि आप जब रील स्क्रॉल करते हो सोशल मीडिया की वजह से आपको हर 15 सेकंड में कोई चटपटी चीज चाहिए, वो भी 15 सेकंड के अंदर अंदर होनी चाहिए जिससे क्या है मजा आए। तो अच्छा ही नहीं लगता, स्क्रॉल करते ही रहते हो, अच्छा ही नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता, घंटे भर तक स्क्रॉल करते हो तो भी आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो आपने इतना तरह तरह का दुनिया में देख लिया है कि अब आपको यहाँ आस पास जाते हो ना तो सब फीका फीका लगता है, शादियां वगैरह कुछ खास ही नहीं लगती। आप समझ में आई ना बात? ये इस वजह से हो रहा है। तो इससे आपका होगा क्या? इससे ये होगा आने वाले टाइम में आप देखना जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अभी छोटे बच्चों का आपने नेचर देखा क्या? आप अपने जैसे आपके मम्मी पापा आपके दादा दादी के प्रति थे वैसे आप अपने मम्मी पापा के प्रति नहीं हो उतने, ठीक है? और आने वाली जनरेशन देखना, आजकल के देखना, आजकल के बच्चे अपने पापा को बोलते हैं पापा यार ये आपने क्या किया यार। आपने बोला कि आपके पापा को कभी जाके के पापा यार, हाँ बोल दिया तो बापू परबल बल का द्योतक है लाड लो, जाके बोल दिया ना पापा यार तो पूरा बैंड बजा देते। छोटे वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते? छोटे वाले देखना वो बच्चे है ना वो अपने वो मम्मी पापा के साथ कैसे रहते हैं लाड लो, आप देखना। और वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं आपको खड़े खड़े शर्म आती है कि लाडलू यार ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं। तो ये किस वजह से? ये भी इसी का ही नतीजा है। तो आने वाले टाइम में आपको प्रोडक्ट और भी खतरनाक देखने को मिलेंगे। और बात रही जीवन देश की, तो आपको जो सामाजिक क्षेत्र मिला उससे अच्छा और उससे मतलब एडवांस सामाजिक क्षेत्र मिल रहा है अभी वाले बच्चों को। इसलिए आप ऐसे सोचो कि आप जब 5 साल के थे तब आप क्या जानते थे लाड? तो आज आज के 5 साल के क्या क्या जानते हैं आपको पता ही नहीं। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि उनको क्या मिला? इन्वायरमेंट मिला लाड लो। और प्राणी किससे सीखता है? ये देख, सामाजिक क्षेत्र से सीखता। समझ में आई बात? तो वो आज कितनी चीजें देखते हैं, जितनी चीजें देखते हैं उतनी ज्यादा सीखते हैं। अब इसका एक और सामाजिक क्षेत्र का और एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपने देखा है कि जो छोटे भाई बहन होते हैं जैसे दो सिस्टर है उसमें जो छोटी सिस्टर होगी वो बड़ी वाली से ज्यादा क्या होगी? एडवांस होता है कि नहीं होता है? देखा है? तो जब जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा एडवांस होगी लाड लो। अब एडवांस होने की वजह क्या होती है पता है आपको? एडवांस होने की वजह होती है कि जैसे बड़ी वाली पहले पैदा हुई तब घर में उसके बराबर का कोई नहीं था तो उसने लाडलो सामाजिक क्षेत्र में बहुत संघर्ष किया। समझ में आई बात? उसने हर चीज को अपने दम पर सीखा तो उसमें, इसलिए आप देखना कि जो सबसे बड़ी होती है उसमें थोड़ी मेच्योरिटी, इसमें जिम्मेदारी का भाव थोड़ा ज्यादा होता है। और जो छोटी होती है वो थोड़ी क्या होती है? गैर जिम्मेदार टाइप की होती है लाडलो। होती है कि नहीं होती है? अब जो छोटी होती है उसमें गैर जिम्मेदार टाइप की क्यों होती है? क्योंकि बड़ी वाली उसका लाइफ टाइम क्या करती है? ऊपर ऊपर का हैंडल करती रहती है, इसलिए इस पर कभी लोड आता ही नहीं लाडलो। अब दूसरी बात, जो जैसे दो बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा है एक 3 साल का बच्चा है, तो 3 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे से कनेक्ट करेगा ना तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो उससे कनेक्ट कर करके सीख लेगा। लेकिन अब मान लो 3 साल का अकेला ये, उसके बाद सीधी उसकी माँ है 22 साल की, 25 साल की, तो इसको इससे कनेक्ट करने में बड़ा जोर आएगा लाड। तो जो ये सबसे छोटा होता है ना तो इसके क्या होते हैं? पास पास चिन्नू मिन्नू खूब सारे रहते हैं, 5 साल के 6 साल के, चाचा वाला और बुआ वाला। तो ये मल्टी टैलेंटेड बन जाता है लाडू। ये इनसे दमादम सीखता है सारा कुछ, इसलिए छोटा होता है ना वो सबसे ज्यादा क्या होता है? तेज होता है। इसमें भी कौन सा सिद्धांत लागू होता है? सामाजिक क्षेत्र में। निकिता कब से सोच रहे हैं कि मैं छोटी हूं, ये है क्या नहीं? चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है लाडलो, ठीक है? हेडिंग लगाओ आप, क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। ये पूरा पूरा लिख लो जैसे जैसे
18वें नंबर के मनोवैज्ञानिक, मतलब 18वीं रैंक थी ऑल ओवर वर्ल्ड। ये इतना लिख लो और उसके बाद नीचे नोट लगा देना, क्षेत्रवादी मनोविज्ञान का जनक भी इसी को, कुर्ट लेविन। क्षेत्रवादी मनोविज्ञान का जनक कौन है? कुर्ट लेविन। बस खूब है आज के लिए, समझ में आया आज जो जो पढ़ाया गया बराबर मात्रा। चलो इसको आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल।